Friends, in this video you will study about the Coulomb's law in electrostatics. As per Coulomb's law, if we take 2-point charges Q1 and Q2 separated by a distance r in free space, the force of interaction acting between these 2-point charges depends upon these two factors. Number first, the force of interaction is directly proportional to the product of their charges. F is directly proportional to Q1 into Q2. दूसरा फैक्टर जिस पर ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन डिपेंड करता है वो क्या है? द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस. या आप ऐसा भी कह सकते हैं, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r². इन दोनों फैक्टर्स को अगर आप कंबाइन करें तो आपको मिलेगा F इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2/r², वेयर K इज अ कांस्टेंट जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट या कूलम्स कांस्टेंट कहते हैं. अब ये वैल्यू ऑफ कूलम्स कांस्टेंट अगर फ्री स्पेस में पॉइंट चार्जेस रखा है तो ये होती है K इज इक्वल टू 1/4πε0 इन वैक्यूम और एयर. तो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ क्या हो जाएगा? दैट इज F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r². अब ये कूलम्स कांस्टेंट जो कि 1/4πε0 के बराबर है, इसकी वैल्यू आती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर एसआई सिस्टम में. अब यहां पर जो एप्सिलॉन नॉट आया है ये क्या है? दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. इसकी वैल्यू कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? कूलम्स कांस्टेंट से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4π × 9 × 10⁹. पुटिंग अप एंड सॉल्विंग वी गेट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इन एसआई सिस्टम. व्हाट इज परमिटिविटी? Let us study this term permittivity. Permittivity is defined as the ability of that medium to allow electric field or electric force or electric field lines through it. वो मीडियम या फ्री स्पेस जिसकी भी आप परमिटिविटी निकालना चाह रहे हैं, वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कितना रिस्पॉन्स दे रहा है, कितना परमिशन दे रहा है अपने से पास होने की. दैट एबिलिटी इज मेजर्ड बाय द टर्म इज विच इज कॉल्ड परमिटिविटी of that medium or free space. So permittivity of the medium is a measure of the degree to which a medium can resist the movement of charge. In a medium of dielectric constant K, the force can be written as. अभी तक तो आपने फ्री स्पेस लिया था. अगर किसी मीडियम में जो पॉइंट चार्जेस को रखा गया है तो उसके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लग रहा है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दैट विल बी F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू कैपिटल K. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट कूलम्स कांस्टेंट दैट वाज स्मॉल k. सो F इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q1 Q2/r². Here this K is dielectric constant. It is also called relative permittivity of that medium. Epsilon is equal to epsilon naught into epsilon r. So dielectric constant epsilon r is equal to K is equal to epsilon by epsilon naught. Epsilon क्या है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी. रिलेटिव परमिटिविटी को ही उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है. सो रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोथ आर दी सेम क्वांटिटीज. सो इफ पॉइंट चार्जेस आर केप्ट इन सर्टेन मीडियम तो एप्सिलॉन नॉट की जगह पर हम एप्सिलॉन लिखेंगे और एप्सिलॉन आर जिसे रिलेटिव परमिटिविटी कह रहे हैं ये हो जाएगा इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल. नाउ डिफरेंट सब्सटेंसेस आर गिवन अलोंग विद देयर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है, एयर का 1.0059 होता है और हाइड्रोजन का 1.0003 होता है, पेपर का 3.7, वाटर का 80 और मेटल का इनफाइनाइट होता है. यू नो व्हाट इज द यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? अगर आप देखें तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू दी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट. तो दोनों की यूनिट से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होती है. सो इट इज
unitless. Now this important fact about this dielectric constant is that dielectric constant of a medium decreases with increase in temperature. टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम हो जाएगा. Coulomb's law holds good for those charged bodies only whose sizes are much smaller than the distance between the charges, जिसके बीच में आप फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन निकाल रहे हैं. अगर दूसरे शब्दों में कहें तो कूलम्स लॉ केवल तभी वैलिड है जबकि फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन पॉइंट चार्जेस के बीच में आप ले रहे हैं. पॉइंट चार्ज आप कब कहेंगे? जबकि चार्जेस के बीच का डिस्टेंस के कंपैरिजन में उनका साइज नेग्लिजिबल है. दैट इज कॉल्ड point charges. As the electronic radius is of the order of 2.8 into 10 to the power minus 15 meter, therefore we may say that the Coulomb's law holds good for distances greater than 2.8 into 10 to the power minus 15 meter. दूसरा कंस्ट्रेंट क्या है Coulomb's law का कि ये न्यूक्लियस के साइज से ज्यादा जो डिस्टेंस होगी उतना डिस्टेंस होने पर ही जो पॉइंट चार्जेस हैं तभी उनके बीच में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन एक्ट करेगा. अगर 2.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर से कम डिस्टेंस पॉइंट चार्जेस के बीच में है तो ये फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन नहीं काम करेगा. कूलम्स लॉ वैलिड नहीं होगा उस केस में. एंड दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गवर्न्ड बाय दिस कूलम्स लॉ इज अ सेंट्रल फोर्स बिकॉज it is always directed towards the line joining two point charges. That's why it is also called central force. Now we will take few examples. एक पहला क्वेश्चन लिया गया है. Two charged particles having charge 2 into 10 to the power minus 8 coulomb each are joined by an insulating string of length 1 meter and the system is kept on a smooth horizontal table. Find the tension in the string. तो दो चार्ज हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड है, दोनों सेम इनका नेचर है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय दीज टू चार्ज पार्टिकल्स. उस फोर्स ऑफ रिपल्सन की वजह से जो स्ट्रिंग में टेंशन होगा दैट विल बी द एग्जैक्ट फोर्स. तो उसका मेजरमेंट हम फोर्स ऑफ रिपल्सन निकाल सकते हैं. F इज इक्वल टू that Coulomb's constant, that is 9 into 10 to the power 9 into Q1 Q2 by R square. Q1 Q2 कितना है? 2 into 10 to the power minus 8 का स्क्वायर into distance है 1 meter. Distance is given as 1 meter separated by a string of length 1 meter. So by solving this easily we can get the result as 3.6 into 10 to the power minus 6 Newton. Let us take another example. दूसरा क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस कैरिंग इक्वल चार्जेस इज 3.7 into 10 to the power minus 9 Newton when they are separated by a distance of 5 angstrom. How many electrons are missing from each ion? मतलब दोनों आयंस में कितना चार्ज है ये हमें निकालना है. तो इसको निकालने के लिए आपको Q इज इक्वल टू NE का उपयोग करना पड़ेगा. दिस फॉर्मूला यू विल हैव टू यूज. N इज इक्वल टू Q बाई E एंड हाउ विल यू फाइंड Q? Q इज इक्वल टू बाई फोर्स ऑफ रिपल्सन दिया गया है दैट इज 3.7 into 10 to the power minus 9. दिस इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught that is 9 into 10 to the power 9 into Q1 Q2 उसको आप Q स्क्वायर लिख लीजिए by R स्क्वायर. R है 5 angstrom that is 5 into 10 to the power minus 10 मीटर इसका स्क्वायर. ये सॉल्व करके आपको Q मिल जाएगा और Q की वैल्यू आप Q की वैल्यू को E के मीन्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दीजिए तो यू विल गेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग दैट आयन. मीन्स कितना चार्ज है उस चार्ज की वैल्यू आप निकाल सकते हैं उस इलेक्ट्रॉन्स के मिसिंग नंबर को मेजर करके. दिस इज सेकंड क्वेश्चन. सो दिस n कम्स टू बी इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स. थर्ड, अ चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस Q. दो पॉइंट चार्जेस हैं उनका मैग्नीट्यूड Q है सो दैट द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ स्मॉल q इज इक्वल टू माइनस Q बाई 4. ये आपको प्रूव करना है. तो इसमें दो चार्जेस दिए गए हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड Q है और A और B पोजीशंस पर इनको रखा गया है. इनको इक्विलिब्रियम में कब रहेंगे क्योंकि Q दोनों चार्जेस हैं, फोर्स ऑफ रिपल्सन इन दोनों में लग रहा है
ए वाला चार्ज बी पर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा रहा है एंड वाइस वर्सा. सो टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम अ नेगेटिव चार्ज इज रिक्वायर्ड विच इज टू बी प्लेस्ड इन बिटवीन दीज टू चार्जेस. उसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई स्मॉल क्यू चार्ज रखा जाता है इनके बीच में, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए इसके बीच में जो रखा है, जिससे कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मींस दोनों फोर्सेज एक दूसरे को बैलेंस करें. कोई एक चार्ज आप ले लेते हैं ए पर या बी पर, किसी को भी ले सकते हैं. अगर बी वाले चार्ज को लें तो बी पर ए वाला चार्ज फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा और बी पर ही सी वाला चार्ज स्मॉल क्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा. जब ये दोनों वैल्यूज बराबर हो जाएंगी तो ये एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेंगे और काउंटर बैलेंस करने से ये सिस्टम तीन चार्जेस का इक्विलिब्रियम में रहेगा. So the force of repulsion between two charges placed at the ends will be equal to the force of attraction between any one end charge and the negative charge placed at the center. So k q square by r square is equal to k q small q by r by 2 square. This is simple mathematics and basic concepts of Coulomb's law are used here. By solving this, you will get q is equal to capital Q by 4. Minus sign is introduced because that small q charge has to be negative in nature, otherwise that equilibrium is not possible. In next video you will study about Coulomb's law in vector form. Thank you.